हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणाकोटी। हमने फिजिक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर का 6 लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज दिया था, क्विज 1.5, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फेयर। ठीक है, मतलब एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर मतलब एक स्फेयर का आधा कर देते हैं तो वह हेमिस्फेयर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा है कुछ, ये हेमिस्फेयर मान लेते हैं। और बोल रहा है कि उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक, तो बताना है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स कर्व सरफेस। इसके कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम गॉस लॉ से कर सकते हैं बहुत आसानी से। गॉस लॉ क्या बोलता है, जो फ्लक्स है इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, लेकिन ये तो ओपन सरफेस है, तो ये जो हेमिस्फेयर है खुला हुआ है। ठीक है, तो इसको क्लोज कैसे करें। इसको हम ये मान लेते हैं कि अगर हम एक और हेमिस्फेयर लगा दें नीचे से, तो ये तो पूरा बन गया स्फेयर। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड क्या, इनसाइड अ स्फेयर। ठीक, लेकिन हमें बताना है ऊपर वाले से। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बोल सकते हैं कि चार्ज क्यू सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे निकलेंगी, ऊपर से भी नीचे से भी हर तरफ। तो अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे चार्ज की जगह एक कोई बल्ब रखा होता, ठीक है, और एक पूरा स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर पे बल्ब रखा होता, और अगर बल्ब को ऑन करते तो जितनी रोशनी ऊपर वाले स्फेयर पे पड़ेगी, हेमिस्फेयर पे, उतनी ही रोशनी नीचे वाले हेमिस्फेयर पे पड़ेगी। ऐसा बोल सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ वो बल्ब की तरह ही है। ठीक है, जैसे बल्ब से रोशनी निकल रही है तो चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जितना फ्लक्स, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर स्फेयर से निकलेंगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे वाले हेमिस्फेयर से निकलेंगी। दोनों हेमिस्फेयर से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो ऐसे बोल लेते हैं कि ये, इसको ले लेते हैं हेमिस्फेयर 1 और हेमिस्फेयर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू 1 एंड 2। ये हमने हेमिस्फेयर को नाम दे दिया। ठीक है, विल बी सेम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू 1 एंड 2 विल बी सेम। जितनी ऊपर से उतनी ही नीचे से। इसका मतलब ये हुआ, हमने देखो ओरिजिनल डेफिनेशन क्या थी फ्लक्स की, क्या फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, है ना, यही होता है ना। मैथमेटिकली तो हमने देख लिया था, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक ये होता है, गॉस लॉ ने दिया था। एक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है। इंटीग्रेशन को हम कम यूज करते हैं क्योंकि उसमें फिर इंटीग्रेशन चीज़ें आ जाती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो गॉस लॉ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बराबर हो गई दोनों से। ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर से। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फ्लक्स ऊपर वाले से उतना ही फ्लक्स नीचे वाले से। फ्लक्स क्या होता है, वही तो होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एन एरिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू 1 इक्वल टू फ्लक्स थ्रू 2। ठीक है, दोनों से फ्लक्स बराबर होगा। अब हम देख लेते हैं पूरे स्फेयर की बात। तो फ्लक्स थ्रू
फ्लक्स थ्रू स्फेयर, एंटायर स्फेयर, फ्लक्स थ्रू एंटायर स्फेयर कितना होगा, उसको मान लेते हैं 5, ठीक है। वो क्या है, वो तो गॉस लॉ बोलता है, क्योंकि ये पूरा स्फेयर तो क्लोज सरफेस हो गया ना, जिसके सेंटर पे क्यू पड़ा हुआ है, तो उसको बोल सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फेयर इज कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि फाई, जो भी टोटल फ्लक्स है वो कहां से निकलेगा, आधा ऊपर से, मतलब फाई 1 और फाई 2, जो ऊपर से निकल रहा है नीचे से निकल रहा है, उसका जो सम होगा वो फाई के बराबर होगा ना। हाँ, क्योंकि फाई तो टोटल है, तो टोटल फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। लेकिन हमें पता है कि फाई 1 और फाई 2 बराबर है, तो उसको लिख सकते हैं हम 2 फाई 1। तो फाई 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी फाई अपॉन 2। फाई कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे हमने निकाल दिया फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से पता चल रहा है आधा फ्लक्स ही तो है, पूरे स्फेयर से जितना फ्लक्स निकल रहा है उसका आधा ही है ना। पूरे स्फेयर से कितना निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसका आधा हो गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं, और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें पॉइंट चार्जेस इन्वॉल्व थे, मतलब जहाँ पे भी हमने जितने भी टॉपिक आप देख लीजिए सब में पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं पे चार्ज फैला हुआ हो, ठीक है, मतलब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वही हम पढ़ेंगे इसमें कि वही बोलना चाहता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। ये 3 तरीकों से चार्ज फैल सकता है, जैसे कि एक तो है हमारा, मान लो आपने बहुत सारे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस को एक लाइन में रख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक लाइन हो गया ना, पॉइंट चार्ज रख दिया मतलब एक पूरी लाइन पे लाइन बना दिया, चार्जेस की लाइन बना दी, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। और सोचो कैसे हो सकता है, कैसे फैल सकता है चार्ज, और चार्ज फैल सकता है किसी एरिया पे, ये तो लाइन पे फैला है, ठीक है। ऐसे आप चलते जाओ, रखते जाओ, कितनी भी लंबी लाइन हो सकती है। या तो आप किसी एरिया के ऊपर चार्ज फैला दो, जैसे मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, इसके ऊपर आप चार्ज ऐसे फैल गया, आपने पॉइंट चार्ज बहुत सारे रख दिए, ठीक। तो ये चार्जेस कैसे फैले हुए हैं, एरिया पे फैले हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, और चार्ज कैसे फैल सकता है, और चार्ज फैल सकता है वॉल्यूम पे। तो मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक, कोई भी बॉडी, स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे एरिया है, ये इसको बोलेंगे एरिया। ये कोई एरिया है, फ्लैट सरफेस, कोई सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। ये लाइन है, ठीक है, और ये क्या है, ये एक वॉल्यूम है। तो इसमें भी तो चार्ज फैल सकता है ना अंदर, जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन क्या है, उसके अंदर बीजेस वो पड़े होते हैं ना, सीड्स, तो वैसे ही समझ लो कि इसके अंदर चार्जेस अगर पड़े हुए हैं, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इन तरीकों से चार्ज फैल सकता है। ये लाइन कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन होगी एक लाइन ही, ठीक है। अभी तो मैंने सीधी बना दी, लेकिन ये थोड़ा कर्व में भी हो सकती है लाइन। ये एरिया कुछ कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कर्व्ड भी हो सकता है एरिया, और फ्लैट भी हो सकता है। ये वॉल्यूम तो चलो कैसा भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एरिया के रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, या कोई कर्व्ड सरफेस हो गया,
सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है वो भी तो एक एरिया ही है, ठीक है। हाँ, और ये वॉल्यूम क्या, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, क्यूब, कुछ भी हो सकता है। तो चार्जेस ऐसे फैल सकते हैं, तो इनको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज, ठीक है, ऐसे फैले हो पूरी बॉडी के ऊपर, किसी एक पॉइंट पे ना हो, ठीक। और इसमें डेंसिटी का भी, डेंसिटी से भी हम डेंसिटी भी डिफाइन करते हैं फॉर ईच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डेंसिटी का मतलब मैं समझाऊंगा, लेकिन डेंसिटी होती क्या, इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी बोली जाती है कि चार्ज कैसा फैला हुआ है। अब देखो, हो सकता है ना कि इन दो, ये चार्ज दूर दूर फैला है कि पास पास फैला है ना, तो उससे उसकी डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और बोला जाता है लैम्डा से, ठीक है। ये क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक। हाँ, क्या मतलब हुआ उसका, कि अगर मान लो एक लाइन लेता हूं मैं, ये ऊपर वाली लाइन एक ले ली, और एक मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं ऐसा, ठीक है, जिसमें चार्ज थोड़ा दूर दूर फैला रखा है मैंने, फैला तो है लेकिन दूर दूर, ठीक। तो अब बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की। डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि पर यूनिट लेंथ, लेंथ का मतलब एक, मान लो कि 1 मीटर में किसका चार्ज ज्यादा, कहां चार्ज ज्यादा फैला है। 1 मीटर यहां पे भी उतना ही, मान लो ये 1 मीटर है, ठीक है, और सेम 1 मीटर यहां पे ले लेते हैं, ये यहां पे, ठीक। तो बताओ कहां पे चार्ज ज्यादा है 1 मीटर के अंदर, यहां पे चार्ज ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी ज्यादा। तो ऐसे हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि चार्जेस दूर दूर है कि पास पास है, भले ही लाइन पे पड़े हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि चार्ज काफी क्लोज है कि दूर है, उससे डेंसिटी अलग हो जाती है। तो डेंसिटी हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। और ऐसे ही फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। क्या होगा वो, उसको हम ये सिंबल होता है इसका सिग्मा, ठीक है, सिंबल है, बस सिंबल बना रखा है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी लैम्डा की, चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना ये, तो ये हो जाएगा आपका, यूनिट हो जाएगी लैम्डा की कूलम पर मीटर, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं नीचे, यूनिट ऑफ लैम्डा, यूनिट ऑफ लैम्डा इज कूलम पर मीटर, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन की जाती है, सर, चार्ज अपॉन एरिया, सिंपल, चार्ज अपॉन एरिया। अब देखो इसमें भी वही है, अगर मैं सेम ऐसा कुछ एरिया ले लूं, और सपोज ऐसे ले लिया हमने, ठीक है, ये भी एरिया, ये कुछ, इसमें मैंने चार्ज ऐसे फैला रखा है, अब देखो सेम एरिया के अंदर यहां पे चार्ज पास पास में है और यहां पे चार्ज दूर दूर है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई, कहां पे, यहां पे ज्यादा हो गई है, क्योंकि यहां पे कम एरिया में, मतलब एरिया तो चलो सेम है, चार्ज कहां ज्यादा है, एक इसका मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया, एरिया दोनों का सेम ले लोगे, तो चार्ज जहां ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने लीनियर में देखा वैसे इसके अंदर, तो इसके अंदर डेंसिटी किसकी ज्यादा, इस वाले की, जहां पे चार्ज पास पास में, तो ये डेंसिटी से हमें पता चलता है कि चार्ज कितना पास में पड़ा हुआ है, कितना क्लोज है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसको सिग्मा बोला जाता है, ठीक है, और इसको लैम्डा बोला जाता है। यूनिट ऑफ सिग्मा इज, ये क्या हो जाएगा, चार्ज कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ऐसे दी जाती है। अब इसमें देख लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसको बोला जाता है रो से, रो। ये तो अपने उसमें भी देखा होगा ना, जैसे डेंसिटी यूज करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, वही वाला रो है ये, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वैसे ही है, मान लो कि एक और आप बॉडी लेते हो सेम ऐसे ही, सेम वॉल्यूम का, और उसमें चार्ज फैला हुआ है ऐसा। अब देखो सेम वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम सेम है, किसमें चार्ज ज्यादा है, इस वाले में चार्ज ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं फॉर ईच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसमें यूनिट ऑफ रो इज कितना, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब कूलम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है ना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यूज हम आगे देखेंगे जब हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है। ये देखिए, हमने तो अभी पढ़ा था सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि चार्जेस फैले होते हैं लाइन पे तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सरफेस पे फैले हो तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वॉल्यूम पे फैले हो तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन अभी हम ये देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर जो चार्जेस फैले हुए हैं वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे हैं, मतलब सब एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है ये सब बराबर है, बराबर बराबर दूरी पे फैले हुए हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में गैप, ऐसे सबके बीच में गैप बराबर है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें लैम्डा कांस्टेंट रहता है, मतलब ये हुआ कि आप वन लेंथ 1 मीटर यहाँ पे ले लो, मान लो ये 1 मीटर है, इसमें जितने चार्ज होंगे उतना ही दूसरी जगह कहीं 1 मीटर ले लो, वहां पे उतना ही हो जाएगा, उतना ही चार्ज। तो ऐसे बोला जाता है कि 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की लेंथ आप कहीं भी ले लो, आपको बराबर चार्ज मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो लेमडा इसलिए कांस्टेंट हो जाता है। अब यहां पे देखो इसमें ये भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहां पे इस रीजन में हम ये देखते हैं, ये इस रीजन में ये मान लो कि 1 मीटर है। ठीक है, इसको 1 मिनट, यहां पे मान लो कि ये सेम 1 मीटर की लेंथ में आप यहां पे लेते हो चार्ज, और सेम 1 मीटर मान लो यहां पे लेते हो, तो क्या आपको चार्जेस बराबर मिलेंगे उसी 1 मीटर में? 1 मीटर में यहां पे चार्ज ज्यादा है, 1 मीटर में यहां पे चार्ज कम है। तो मान लेते हैं कि यहां पे है लेमडा 1, ठीक है, और यहां पर है लेमडा 2। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में लेमडा तो कांस्टेंट नहीं होता, तो लेमडा कौन सा ज्यादा होगा, लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था ना कि हमने पढ़ा था कि जब चार्ज पास पास आ जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देख लो सेम ऐसी एरिया के अंदर देख लेते हैं, इसमें चार्ज बराबर फैले हुए हैं तो इसलिए ये यूनिफॉर्म हो जाएगा और सिग्मा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप ये रीजन ले लो, ये वाला रीजन लो, ये रीजन ले लो, चाहे ये वाला ले लो, दोनों में चार्ज, सब में दोनों में चार्ज आपको बराबर मिलेगा, तो इसीलिए यहां पे सिग्मा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां की बात करते हैं, दूसरे वाले सरफेस की बात करते हैं कि अगर आप ये रीजन लो, इसको बोल दो सिग्मा 1, यहां पे डेंसिटी है, और सेम रीजन यहां पर लो, ठीक है, एरिया दोनों का सेम ले लो, सिग्मा 2 ले लो इसको, तो क्या दोनों एरिया के अंदर चार्जेस बराबर है? नहीं है, यहां पे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वाली डेंसिटी सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ये हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही वॉल्यूम के केस में देख लेते हैं, चार्ज बराबर फैले हुए हैं वॉल्यूम के अंदर, तो रो कांस्टेंट हो गया, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो गई। लेकिन इस केस में यहां देख लेते हैं कि अगर आप एक वॉल्यूम लेते हो इतना सा, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, तो यहां पे डेंसिटी मान लो रो 1 है, और सेम वॉल्यूम लेते हो यहां पे, ठीक, तो यहां पे डेंसिटी मान लो रो 2 है। तो सेम अगर वॉल्यूम लेते हो दो जगह पे और यहां पे चार्ज आपको ज्यादा दिखता है,
ज्यादा मिलता है, तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो ρ1 ग्रेटर देन ρ2। ठीक है, तो ऐसे हम समझते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, और ये हमने देख लिया डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अच्छा इसमें हम हर जगह पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज हो, जैसे नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है एक लाइन पे, नेगेटिव चार्ज एरिया पे फैला हुआ है, नेगेटिव चार्ज वॉल्यूम पे फैला हुआ है, तो डेंसिटी वैसे ही वो फॉर्मूला वही रहेगा। डेंसिटी जैसे लेमडा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, ये सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, और रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ठीक है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बाद में क्या फर्क पड़ेगा वो बताऊंगा। थोड़ा डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है, हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर घुसती है, उसका थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन बाकी सब चीजें वैसी रहेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब अगर हमने देखा है ना, जैसे हमने देखा पॉइंट चार्ज के केस में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, पॉजिटिव होगा तो बाहर निकलेगी, नेगेटिव होगा तो अंदर घुस जाएगी, है ना, ऐसे देखा है, हम देख चुके हैं। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा और बताता हूं। देखो ये बल्ब की तरह ही है, जैसे मान लो कि चार्ज की जगह एक बल्ब रखा हुआ है, ठीक, तो जब आप बल्ब ऑन करोगे तो रोशनी कैसे निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी ना। स्लो मोशन में इमेजिन करो, मान लो कि आपने बल्ब ऑन किया और स्लो मोशन में आप देख रहे हो कि रोशनी निकल रही है, तो रोशनी उसका रोशनी का शेप, उस लाइट का शेप क्या होगा, शेप का मतलब जिस तरह वो बढ़ेगी वो किस फॉर्म में बढ़ेगी, उसकी शेप क्या होगी, रोशनी के आगे जाने की जो शेप क्या होगी वो होगी स्फेरिकल। इमेजिन करो, कर सकते हो ना, एक स्फेरिकल फॉर्म में, स्फेरिकल, इसको भी कुछ बोलते हैं, वो सेकंड चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी बस इतना देखो कि ये जो शेप है, किसकी शेप, जिस फॉर्म में रोशनी निकल रही है वो शेप क्या होगी, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल होगी। ठीक, और हर पॉइंट पे, इस स्फेयर के ऊपर हर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ऐसे समझो कि सेंटर पे बल्ब ऑन कर रखा है आपने, और यहां पे बैठ के आप कुछ पढ़ाई करते हो इस पॉइंट पे, तो जो आप जितनी रोशनी आपकी बुक पे पड़ेगी वो तो उतनी ही होगी अगर आप यहां बैठ जाओ, क्योंकि यहां पे भी उतनी रोशनी पड़ेगी, यहां पे भी उतनी, इस पूरे स्फेयर के ऊपर रोशनी जो होगी, इंटेंसिटी बोल सकते हैं उसको, इंटेंसिटी जो भी होगी लाइट की वो सेम होगी ना। इसका मतलब अगर हम चार्ज रख दें यहाँ पे, तो इंटेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस पूरे स्फेयर के ऊपर सेम होगी। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी, बस डायरेक्शन अलग है, वो तो बाहर की तरफ है, बाहर। ठीक है, ये तो हमने चलो पॉइंट चार्ज में देख लिया। अब देखते हैं अगर लाइन चार्ज हो। ठीक है, हम यूनिफॉर्म चार्ज लेते हैं, क्योंकि फिर नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, हमारे कोर्स में ज्यादा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है, तो हम वही देखते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म ऐसे चार्ज पड़ा हुआ है लाइन के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा फिर, वो कैसे होगा, थोड़ा इमेजिन करो। अगर आप, ये हम किससे रिलेट कर सकते हैं, ये समझो कि हम एक ट्यूबलाइट से रिलेट कर सकते हैं। मान लो आपने एक ट्यूबलाइट खड़ी कर दी, ठीक है, जमीन पे वर्टिकल, तो आप सोचो कि एक पॉइंट पे आप खड़े हो, यहां पे खड़े हो, ठीक, तो उतनी जितनी रोशनी इस पॉइंट पे होगी, जितनी इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगी, वो इंटेंसिटी, उतनी ही इंटेंसिटी और कहीं होगी, हाँ, कहां होगी, यहां पर होगी ऑपोजिट पॉइंट पे। क्यों, तो एक एक्चुअली सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हमारा सर्कल बन जाएगा, सर्कल अराउंड दिस लाइन। ठीक है, ऐसे समझो कि ट्यूबलाइट के अराउंड आप घूम रहे हो एक सर्कल में, ठीक है, और सेंटर क्या है, वो लाइन ही एक सेंटर है, उस सर्कल का सेंटर वो लाइन है। ठीक है, तो वो जो सर्कल है उसके ऊपर आप घूम रहे हो, तो आपको जो रोशनी मिलेगी वो तो सेम इंटेंसिटी की होगी ना, ट्यूबलाइट के चारों ओर घूम रहे हो,
ठीक है। तो मतलब ये जो लाइन है ये सेंटर से ही पास कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल के। तो इस पूरे सर्कल के ऊपर जो रोशनी होगी वो बराबर होगी, अगर ये ट्यूबलाइट होता तो इसका मतलब इसकी जगह हम चार्ज भी रख दें, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बराबर होगी इस पूरे सर्कल पे, ठीक है। अब देखो और कहां पर होगी, यही इंटेंसिटी और कहीं पे हो सकती है? हाँ हो सकती है। कहां हो सकती है? थोड़े नीचे वाले पॉइंट पे, यहां पे आ जाओ। क्या यहां पे होगी? इसके जस्ट नीचे सेम रेडियस पे, मान लो कि इसका रेडियस r है, ठीक है, और इसका रेडियस भी r ले लो, यहां पे इस वाले पॉइंट का रेडियस ये भी r ले लो। तो यहां पे भी हम एक सर्कल बना लेंगे जिसका रेडियस भी r है। अब देखो इन दोनों सर्कल के ऊपर इंटेंसिटी सेम है, तो ऐसे कितने सर्कल होंगे? बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। हम बना देते हैं और बना देते हैं, लो ये बना देते हैं, थोड़ा दूसरे कलर से ही बना देते हैं। ये सर्कल बना दिया, लो, ठीक है। और सर्कल दूसरे कलर से बना लेते हैं, लो और बनाओ सर्कल। ये ऊपर वाला सर्कल भी, ये सारे सर्कल, ऐसे कितने सर्कल होंगे? क्योंकि ये तो लाइन तो इन्फानाइट है ना, इन्फानाइट मान ले, बहुत लंबी लाइन है, तो इसके चारों ओर ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे जिसमें ये हर पॉइंट पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। इनका रेडियस भी r है, ठीक, वो भी r है, ये वाला रेड वाला भी, ये भी r रेडियस ले लो, ठीक। तो इन सब सर्कल के ऊपर इंटेंसिटी बराबर होगी। तो सोचो रोशनी कैसे निकलेगी? एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है, रोशनी निकलेगी सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो इसको हम जोड़ देते हैं, इसको बना देते हैं हम, ये इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये एक सिलेंडर बन गया। सिलेंडर इतना लंबा, मतलब सिलेंडर तो और लंबा हो सकता है, ऊपर चलते जाओ, नीचे चलते जाओ, ये तो लाइन तो इनफाइनाइट है, बहुत लंबी है। तो एक सिलेंडर की तरह जब आप ट्यूबलाइट ऑन करोगे तो आप स्लो मोशन में देखो, इमेजिन करने की कोशिश करो कि रोशनी कैसे निकलेगी। रोशनी जो निकलेगी एक सिलेंडर की तरह निकलेगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलेगी तो उसको सिलेंड्रिकल, इसको और भी कुछ बोलते हैं, अभी बताना ठीक नहीं है, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेंड्रिकल हो जाएगा ये सरफेस, सिलेंड्रिकल। तो इस सिलेंडर के ऊपर हर पॉइंट पे सिलेंड्रिकल के कर्व्ड सरफेस पे, ठीक है, यहां पे नहीं, फ्लैट सरफेस के ऊपर नहीं, कर्व्ड सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। और किधर है? बाहर की तरफ। रोशनी तो बाहर की तरफ ही निकलेगी ना, तो बाहर की तरफ होगा। तो ऐसे बना लेते हैं, यहां से बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से बाहर की तरफ जा रही होगी, यहां से बाहर, ऐसे बाहर हो गया, इस तरफ भी निकल रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ निकलेगी, और मतलब पूरे सिलेंडर से बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक। तो हम इसको बोल देंगे एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा जिस फॉर्म में रोशनी निकलेगी। तो इसमें बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो हमने देख लिया लाइन चार्ज के लिए एक सिलेंडर की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं। क्या देखें? एक ले लेते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं हम, सरफेस ले लेते हैं। सरफेस भी बहुत बड़ा है, ठीक, सरफेस काफी बड़ा है। तो ये समझ लो कि कैसा ले, एक दीवार मान लो, एक दीवार है या शीट मान लो, बहुत लंबी है और बहुत चौड़ी है, उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ब्रेड्थ इनफाइनाइट है। तो मैं उसको ऐसे पूरा तो बना नहीं सकता, ऐसे समझ लो, ऐसे करके मैंने कुछ ले लिया उसको, ये एक पोर्शन है एक इनफाइनाइट शीट का, ठीक है। मतलब ये शीट ऐसे है, हमने तो छोटा सा पोर्शन बनाया, ये शीट ऊपर को जा रही है ऐसे, इधर को भी जा रही है, लेकिन हमने वो पूरा दिखाया नहीं, ठीक है। यहां को भी शीट फैली हुई है, शीट बहुत बड़ी है,
नीचे को भी है। ठीक है, हाँ, तो इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, ये बहुत ही पतली शीट है, ये समझ लीजिए। इसके ऊपर चार्ज ऐसे फैला हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे मान लीजिए। ठीक है, बराबर बराबर। हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही मानेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में वही है। ठीक, ऐसे मान लेते हैं, ये बराबर बराबर चार्ज फैला हुआ है हर जगह। ठीक है, अब सोचो कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, कैसे? मान लीजिए एक दीवार है, दीवार के ऊपर बहुत बड़ी दीवार है और उसके ऊपर छोटे छोटे बल्ब लगा रखे हैं, इनकी जगह मान लीजिए छोटे छोटे बल्ब लगा रखे हैं। ठीक है, अब तो आप क्या करते हो, उन सारे बल्ब को एक साथ ऑन कर देते हो। ठीक, एक साथ ऑन करोगे तो रोशनी कैसे निकलेगी? एक दीवार की फॉर्म में निकलेगी, एक प्लेन की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, हाँ, तो अब तो इसमें भी वही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में निकलेगी, एक प्लेन की फॉर्म में, जैसे दीवार है उसके पैरेलल। तो ऐसे हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ बाहर की तरफ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू शीट और आउट ऑफ द शीट, परपेंडिकुलर टू शीट। ठीक है, और सारी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, कहीं पे भी मान लो आप ऐसे निकलेगी। तो जहां पे भी मानोगे, ये पॉइंट ले लो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे यहां पे यहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। ठीक है, मतलब इस दीवार से मान लीजिए 1 मीटर की दूरी पे आप खड़े हो, तो आपके पास जो इंटेंसिटी होगी वो आप थोड़ा सा इधर आ जाओ और यहां से 1 मीटर की दूरी पे आप खड़े हो जाओ, तब भी इंटेंसिटी वही मिलेगी। ठीक है, मतलब दीवार से आप 1 मीटर की दूरी पे कहीं भी खड़े हो जाओ इसके पैरेलल, तो आपको इंटेंसिटी उतनी ही मिलेगी। सेम कहानी पीछे होगी, पीछे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी क्योंकि चार्ज से तो भाई दोनों डायरेक्शन में निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी पीछे की तरफ, ये। तो इसमें भी वही होगा, उस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 मीटर पे आप खड़े हो जाओ या किसी डिस्टेंस पे, किसी रेडियस पे, किसी डिस्टेंस आर पे खड़े हो जाओ, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां मिलेगी उतना ही अगर आप साइड पे खड़े हो जाओगे आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस शीट, आर डिस्टेंस पे, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये समझ लीजिए कि एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। आप दीवार के पैरेलल चलोगे ना, दीवार के पैरेलल चलोगे तो आपको इंटेंसिटी सेम मिलेगी दोनों तरफ। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस शेप में निकलेगी? इस दीवार के पैरेलल ही निकलेगी, उसको हम बोलते हैं प्लेनर। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं, हम कुछ सरफेस बना लेते हैं। ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा एक प्लेन बन जाएगा। ये प्लेन भी बहुत बड़ा होगा, मैंने तो सिर्फ इतना छोटा सा पोर्शन बना रखा है। ठीक है, इस दीवार के कॉरस्पॉन्डिंग, इस शीट के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगला वाला प्लेन कैसे होगा, थोड़ा आगे जाओगे तो अगला प्लेन हो जाएगा ऐसा, इसी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे 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 प्लेन की फॉर्म में ये आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, एक और बना लेते हैं, चलो ये लो, ये। ठीक है, ऐसे प्लेन की फॉर्म में ये लाइट आगे बढ़ती रहेगी। अगर यहां पे बल्ब लगे होते तो ये ऐसे जाती रोशनी, ऐसे निकलती इस फॉर्म में, ये ऐसे पहुंचती प्लेनर फॉर्म। तो इनको बोलेंगे हम प्लेनर, प्लेनर सरफेस। ठीक है, ये सब हो गया हमारा, प्लेनर हो गया, प्लेनर। ठीक है, और पीछे की साइड भी ऐसे ही प्लेन निकलेंगे, एक बना लेते हैं, पीछे की साइड भी ऐसे ही प्लेन निकलेंगे, वो निकल रहे होंगे, बहुत सारे प्लेन निकलेंगे। तो हम बोल सकते हैं रोशनी दोनों तरफ निकलेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ निकलेगी इन द शेप ऑफ प्लेन, प्लेनर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। हमने गॉस लॉ तो पढ़ लिया, लेकिन वो उसके एप्लीकेशंस भी हैं कुछ, और गॉस लॉ हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं, गॉस लॉ को अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, मतलब कि एक हमारे पास वायर है, ठीक है, बहुत पतली वायर है, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, ऐसे जैसे मैंने बना रखा है, पॉजिटिव 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 बराबर बराबर, यूनिफॉर्मली लिखा है ना, इसका मतलब ये समझ लीजिए जो चार्ज फैला होगा वो बराबर बराबर दूरी पे फैला होगा, ठीक है। और ये कितना लंबा है ये वायर, बहुत ही लंबा है, इन्फाइनाइटली, इन्फाइनाइट बहुत लंबा वायर है, ठीक है। उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी डिस्टेंस पे, किसी पॉइंट पे। ये पॉइंट वायर से मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये r डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करें, तो हम गॉस लॉ लगाना चाहते हैं, मतलब एक गॉस लॉ से हम करना चाहते हैं, तो कैसे करें। गॉस लॉ लगाने के लिए याद कीजिए कि एक होता है क्लोज्ड सरफेस और उसके अंदर होते हैं कुछ चार्जेस, और फिर हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, q है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे, तो इमेजिन कीजिए, थोड़ा सोचिए कि हम ऐसा क्लोज्ड सरफेस क्या ले सकते हैं। वैसे तो लेने को कुछ भी लिया जा सकता है, स्फेयर ले लो, क्यूब ले लो, ठीक है, और भी बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन एक अगर हम थोड़ा दिमाग लगा के सोचें कि हमें कैसा लेना चाहिए, तो एक अच्छी चॉइस रहेगी सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर क्यों रहेगी वो हम डेरिवेशन के बीच में आपको बताएंगे, ठीक है, वो पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये तो सिलेंडर ही हो सकता था। एक हम सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं, ये सिलेंडर की लेंथ ले लेते हैं हम L, ठीक है, और ये सिलेंडर का रेडियस ले लेते हैं कितना, R ही ले लेते हैं। तो ये क्लोज्ड सिलेंडर है, ठीक। अब देखिए कि इसकी लेंथ ले लेते हैं L, ठीक, और रेडियस हो गया R, और सिलेंडर का जो सेंटर है उसी से ये सिलेंडर का जो एक्सिस है, एक्सिस जानते हो ना, जो बीच से सिलेंडर के बीच में से पास करती है लाइन, उसी एक्सिस पे ये लाइन रखी हुई है, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो लाइन जिस पे चार्ज फैला हुआ है वो सिलेंडर के एक्सिस से ही पास कर रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गॉस लॉ लगाएंगे, ठीक। तो गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे फ्लक्स का। गॉस लॉ क्या बोलता है, चलो गॉस लॉ तो बाद में लगाएंगे, फ्लक्स क्या होता है, क्लोज सरफेस से इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ठीक है। अब हम इस सिलेंडर को, याद है हमने एग्जाम्पल भी किया था कुछ ऐसा ही, सिलेंडर था उसमें, और लेकिन वो लाइन चार्ज नहीं था, पॉइंट चार्जेस जो पता नहीं क्या था, लेकिन सिलेंडर तो था ना। तो उसमें हमने किया था, सिलेंडर को तोड़ लिया था 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो हम इसको भी तोड़ लेंगे, नाम दे देते हैं सरफेस का। देखो सिलेंडर बना हुआ है 3 सरफेस से, ऐसे बोल सकते हैं, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस नीचे वाला, तीसरा सरफेस ये हो गया कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ये वाला, समझ गए। 2 फ्लैट सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है, तो 3 सरफेस हो गए। तो हम इस फ्लक्स को, इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट सरफेस ई डॉट ds, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन, अब मैंने सर्कल नहीं लगाया यहां पे क्योंकि अब ये फ्लैट हो, फर्स्ट सरफेस जो है अगर सिर्फ उसकी बात करें तो वो तो ओपन है ना, इस क्लोज्ड सरफेस को मैंने इसके टुकड़े कर दिए, ऐसे समझ लीजिए। दूसरे सरफेस पे भी ई डॉट ds, और ऐसे ही तीसरे सरफेस पे भी, प्लस इंटीग्रेशन थर्ड सरफेस पे ई डॉट ds, ठीक, ये हो गया। अब क्या करें, अब इनको पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब हमको पहले ये देखना है, जैसे हमने एग्जांपल में किया था ना, तकरीबन वैसे ही करना है। हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं, पहले सरफेस पे, पहला ये सरफेस है सर्कल, ठीक है। तो कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये छोटा सा एक एरिया ले लेते हैं ds, तो इसका इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी ना, ऊपर की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर है, वो तो बाहर की तरफ ही है, जैसे हमने बताया था,
ये बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना एंगल हो गया इनके बीच में, 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर फॉर सरफेस 1 थीटा इज 90। ठीक, हाँ, और दूसरा सरफेस देख लेते हैं, इसमें भी एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं। अच्छा, ये ऊपर की तरफ क्या नीचे क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फॉर क्लोज्ड सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ ही होगा। तो ऐसे ही ये सेकंड सरफेस ले लेते हैं, इसका भी एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। इसका वेक्टर कहाँ होगा, अब नीचे की तरफ होगा, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल तो नीचे ही है ना, अंदर नहीं हो सकता। क्लोज्ड सरफेस के वेक्टर अंदर नहीं हो सकता, ठीक है, बाहर ही होगा। तो ये नीचे की तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी बाहर की तरफ है, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे ट्यूबलाइट में देखा था ना हमने, ट्यूबलाइट से रोशनी निकलती है बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ट्यूबलाइट से रोशनी निकलती है बाहर की तरफ, ऐसे ही एक लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है बाहर की तरफ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो गया, तो दोनों के बीच में अभी भी 90 है। तो सेकंड सरफेस फॉर सेकंड सरफेस के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 90 अगेन। ठीक, तो फिर और थर्ड सरफेस के लिए देखते हैं। थर्ड सरफेस पे मान लेते हैं कि सपोज यहां पे छोटा सा एक एरिया ले लेते हैं ds। इसका 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 डायरेक्शन का होगा एरिया वेक्टर का, इसका बाहर की तरफ ही होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कहां पर, ये भी बाहर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फॉर 3 थर्ड सरफेस के लिए थीटा कितना होगा, 0, हमने देख लिया। ठीक है, तो अब ये हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑन फर्स्ट सरफेस E ds cos 90, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन सेकंड सरफेस E ds अगेन cos 90, प्लस इंटीग्रेशन थर्ड सरफेस पे E ds cos 0। ठीक, तो ये तो दोनों 0 हो गए, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है ना, तो ये दोनों तो 0 हो गए। बचाइए, अब ये देख लेते हैं। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन थर्ड सरफेस E ds, cos 0 तो 1 होता है, तो ये E ds आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि थर्ड सरफेस मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है, लेटरल सरफेस बोलते हैं इसको, थर्ड सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज सेम ऑन एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेस। ये हम देख चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ऑन द थर्ड सरफेस, हर पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट जो है कर्व्ड सरफेस के ऊपर सेम रेडियस पे है, r पे। यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, कर्व्ड सरफेस के ऊपर वो सेम रेडियस पे है, इसीलिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ऑन द एट एवरी पॉइंट ऑन थर्ड सरफेस। तो ये तो बाहर आ गया हमारा E। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 3 ओवर द थर्ड सरफेस ds, तो ds का इंटीग्रेशन s होता है, और s क्या है, ये एरिया है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो थर्ड सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r h, यहां पे l लिया है हमने, 2 पाई r l E इंटू 2 पाई r l। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स। तो हमने एक फ्लक्स तो इससे निकाल दिया इंटीग्रेशन E डॉट ds से। ठीक है, E इंटू 2 पाई r l, l क्या चीज है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, r इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब हम निकालते हैं फ्लक्स गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिलेंडर के अंदर हम टोटल चार्ज निकालेंगे पहले। ठीक है, तो उसके लिए ये जो लाइन में चार्ज फैला हुआ है, इसका कुछ तो होगा ना, डेंसिटी होगी, क्योंकि देखो ये तो लाइन तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट लाइन पे कितना चार्ज होगा, वो इनफाइनाइट ही होगा, तो उसका तो कोई सेंस नहीं बनता, उसको तो हम अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम चार्ज डेंसिटी को यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी है लेमडा। ठीक है, लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी। ठीक, और उसकी यूनिट हमें पता है ना, कूलम पर मीटर होता है।
इसका मतलब चार्ज अपॉन लेंथ होता है। ठीक, तो लेमडा हो गया हमारा, लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक, चार्ज अपॉन लेंथ है। चार्ज कौन सा, जितनी लेंथ पे देखोगे वो लेंथ मल्टीप्लाई कर दो लेमडा से, चार्ज आ जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि अच्छा कितनी लेंथ पे चार्ज हमको निकालना है, तो इसको ले लेते हैं Q अपॉन L। ठीक है, अब देखो हमें इस सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर की लेंथ क्या है L, तो कितनी वायर इस सिलेंडर के अंदर होगी, L लेंथ की होगी, जितना लंबा सिलेंडर उतनी ही वायर इस सिलेंडर के अंदर होगी। ठीक है, तो उतनी लेंथ पे कितना चार्ज होगा वो निकल जाएगा हमारा Q इक्वल टू लेमडा L। तो ये चार्ज जो है Q लेमडा L के बराबर, ये Q चार्ज सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर, क्योंकि कितनी वायर, कितनी लेंथ की वायर है सिलेंडर के अंदर, जितना लंबा सिलेंडर, और कितना लंबा सिलेंडर L लेंथ का, तो इतना लेमडा इंटू L आ गया हमारा चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, अब हम गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ ये बोलता है कि जो फ्लक्स है थ्रू दैट क्लोज्ड सरफेस वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना है लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा फ्लक्स। तो हमने दो तरीके से फ्लक्स निकाला, एक तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, उससे आ रहा है हमारा E इंटू 2πRL, और दूसरा हमने गॉस लॉ से निकाला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन। तो ये दोनों फ्लक्स तो बराबर होंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो, भाई सिलेंडर से जितना फ्लक्स निकल रहा होगा वो बराबर ही तो होगा ना, किसी भी मेथड से निकालोगे तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो इसको कर देते हैं E इंटू 2πRL इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये L कट जाएगा, तो हमारा E आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज लोकेटेड एट R डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो हम R किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, बाहर की तरफ। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, अंदर की तरफ, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ है ना, जैसे ट्यूबलाइट से रोशनी कैसे निकलती है ऐसे बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो वैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक, हमने देख लिया एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर की वजह से जिस पे चार्ज हो और यूनिफॉर्म हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी तक हमने पहले पार्ट में निकाला था, पहली डेरिवेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक लाइन पे चार्ज पड़ा हुआ है इनफाइनाइट, तो उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली। अब हम देखते हैं अगर चार्ज यूनिफॉर्मली पड़ा हो किस पे, एक इनफाइनाइट शीट पे, तो ये हम एक शीट ले लेते हैं, ये एक्चुअली इनफाइनाइट होगी, उसका हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है। ठीक है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये शीट एक छोटा सा एक पार्ट है किसका, इनफाइनाइट शीट का। ये तो ऊपर भी जा रही होगी शीट, इधर भी जा रही होगी, वो मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, नीचे भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी। तो ये एक पोर्शन है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ठीक, तो इसमें भी हमें वैसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा जैसे पिछली डेरिवेशन में किया। इसमें भी हमें एक सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसा सरफेस एज्यूम कर सकते हैं, सेम वैसे ही ले लेते हैं सिलेंडर। एक सिलेंडर यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं जो कि शीट के अंदर से पास हो रहा है। ठीक है, आधा
उस तरफ है, आधा इस तरफ है। तो बना लेते हैं उस सिलेंडर को। ये ऐसा होगा कुछ, ठीक है, और ये ऐसे पास कर रहा होगा। ऐसा मान लेते हैं, और सिलेंडर आधा इधर है और आधा पीछे की साइड है। तो ये मान लेते हैं कि इस तरफ जा रहा होगा ये सिलेंडर, ठीक है। और ये ऐसे मान लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा ऐसे, और हम बना लेंगे। तो ये बन गया हमारा सिलेंडर, ठीक। तो ये सिलेंडर इस शीट के से पास कर रहा है, कि ठीक है, परपेंडिकुलर टू शीट है ये सिलेंडर, और आधा उधर आधा इधर। इसका एरिया मान लेते हैं, एरिया मान लेते हैं ए, ठीक है। हाँ, अब इसकी लेंथ मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं, चलो इतना लेंथ मान लेते हैं एल, दूसरी साइड भी लेंथ मान लेते हैं एल, ठीक है। वैसे लेंथ का यहाँ पे कोई काम नहीं है, आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, एरिया हो गया ए, लेंथ ऑफ द सिलेंडर हो गई 2L, आधा इधर आधा उधर। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वही प्रोसीजर दोबारा लगाएंगे जो पिछली डेरिवेशन में लगाया, कि पहले फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से, और दूसरा कहां से, गॉस लॉ से, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर हम निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है। इसको हम तोड़ लेंगे। अब वही है, इसको भी, इस सिलेंडर को भी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सरफेस में तोड़ लेते हैं। तो पहला सरफेस ले लेते हैं फर्स्ट, ये ले लेते हैं दूसरा, जैसे हमने पिछली डेरिवेशन में किया तकरीबन वैसे ही करना है, ठीक है। और ये ले लेते हैं थर्ड सरफेस जो कि कर्व्ड सरफेस है, ठीक। सिलेंडर के तीन ही सरफेस होते हैं, दो हो गए फ्लैट जो कि सर्कल हैं, और तीसरा हो गया कर्व्ड। तो इसको लिख लेंगे हम इंटीग्रेशन फर्स्ट ओवर फर्स्ट सरफेस ई डॉट डी एस, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ओवर सेकेंड सरफेस ई डॉट डी एस, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ओवर थर्ड सरफेस ई डॉट डी एस, ठीक है। हाँ, अब हम देख लेते हैं कि इन सब के लिए एंगल कितना है, हर एंगल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। फॉर वन, क्या एंगल है बताओ। पहला सरफेस देखो, यहाँ पे छोटा सा सरफेस लोगे अब डी एस, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन तो ऐसे होगी ना, बाहर की तरफ। तो ये सिलेंडर परपेंडिकुलर टू शीट है, तो ये जो वेक्टर है ये भी परपेंडिकुलर टू शीट हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है इनफाइनाइट शीट से, बाहर की तरफ ही निकलती है, इसी डायरेक्शन में निकलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो थीटा हो गया हमारा 0। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले जब हमने वो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, उसमें हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी। तो थीटा 0 हो गया पहले सरफेस के लिए। फॉर सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा, सेकंड सरफेस के लिए अब यहां पे आ जाओ, छोटा सा एक सरफेस ले लो ds, इसका एरिया वेक्टर तो इधर होगा परपेंडिकुलर टू शीट और लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, उससे दूरी तो उससे बाहर को निकलेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट साइड में इस तरफ निकलेगी पॉजिटिव एक्स की तरफ, और लेफ्ट साइड में इस तरफ नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द चार्ज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही है, राइट साइड में इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स की तरफ। तो अगेन एंगल कितना हो गया ई और एरिया वेक्टर के बीच में, इस ऑन दिस सरफेस सेकंड वाला, थीटा 0 ही हो गया। फॉर थर्ड सरफेस बताओ कितना होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मान लो कि चलो थर्ड सरफेस ले लेते हैं,
ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर ले लेते हैं ds, ये हो गया छोटा सा एरिया ds। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ ही होगी ना, परपेंडिकुलर टू शीट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, थीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने एंगल देख लिया। अब उस क्या करेंगे, अब फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट सरफेस ई डी एस कॉस, पहला सरफेस पे 0 डिग्री कॉस 0, प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड सरफेस ई डी एस कॉस अगेन 0, प्लस इंटीग्रेशन थर्ड सरफेस ई डी एस कॉस 90, ठीक है। हाँ, अब ये 0 हो गया, कॉस 90 तो 0 होता है ना, तो ये तो 0 हो गई पूरी क्वांटिटी, बचा ये दोनों। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब देखो E की वैल्यू ओवर दिस सरफेस। अब ये जो फर्स्ट सरफेस है, इसके ऊपर हर पॉइंट पे, पहले सरफेस की बात कर रहे हैं ना, तो पहले सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये जो सर्कल है ये तो इसके ऊपर हर पॉइंट जो है वो शीट से बराबर दूरी पे है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर द फर्स्ट सरफेस। तो ई तो बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन cos 0 1 होता है, तो बचा ds ओवर फर्स्ट सरफेस, ठीक, प्लस ऐसे ही सेकंड सरफेस में, सेकंड सरफेस के ऊपर हर पॉइंट शीट से बराबर दूरी पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां इसमें भी हर पॉइंट पे सेम हो जाएगी, तो इसलिए यहां से भी ई बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ओवर सेकंड सरफेस, ये बच जाएगा ds, cos 0 हो गया 1, ठीक, और वो तो 0 हो गया ये वाला। अब क्या है, अच्छा ये इंटीग्रेशन ds क्या होता है, सरफेस एरिया। पहले सरफेस एरिया कितना है, पहले सरफेस का सरफेस एरिया लिया है हमने, एज्यूम किया a, और इसका भी तो a ही होगा फिर, क्यों, सिलेंडर है ना, दोनों का एरिया सेम होगा, तो हो जाएगा ये ई ए, ठीक है। और ये वाला भी सेम उतना ही हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2e a, ठीक। अब हम निकालते हैं फ्लक्स गॉस लॉ से। सो गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो फ्लक्स होगा हमारा वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और Q अपॉन एप्स, अब हमें देखना है कि इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है। अब देखो ये सिलेंडर है, ये तो शीट के अंदर से पास हो रहा है ना, तो कितना एरिया ये शीट का कवर कर रहा होगा, देखो ये वाला कर रहा होगा। और ये कितना है, ये सर्कल, ये कितना एरिया है, ये उतना ही एरिया है जितना सर्कल का एरिया है। आप इमेजिन करो कि एक शीट के अंदर से आप एक सिलेंडर को पास करते हो, तो वो शीट का कितना एरिया कैप्चर कर लेगा, उतना ही करेगा ना जितना उसका सर्कल का एरिया होगा, ये वाला। तो इसका एरिया भी कितना हो गया, ए ही हो गया, ठीक, उसका एरिया भी ए हो गया, ठीक है। अब एक चीज हम एज्यूम करते हैं, इसकी डेंसिटी भी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्चुअली ये क्या है, शीट तो इनफाइनाइट है, तो चार्ज भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसका सेंस नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको, इसकी डेंसिटी एज्यूम कर लेते हैं सिग्मा। सिग्मा इज द डेंसिटी, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिग्मा लेते हैं ना जब सरफेस पे फैला होता है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, वो हमको पता है, ऐसे ही हमने डिफाइन किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी को, एरिया हो गया, ठीक है। तो चार्ज कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा Q अपॉन ए। तो Q कितना आ गया, Q आ गया आपका सिग्मा इंटू ए, ठीक है। अब हम फ्लक्स बता सकते हैं, फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, चार्ज हमने निकाल दिया सिलेंडर के अंदर, इतना ही तो चार्ज होगा ना इस सिलेंडर के अंदर, तो वो कितना होगा वो हम निकाल चुके हैं, Q सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हमने दो तरीके से फ्लक्स निकाला, एक तो हम इंटीग्रेशन से निकाल चुके हैं 2 इंटू ई इंटू ए, ठीक है, और फ्लक्स हो जाएगा हमारा अच्छा एक बात और कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, क्या वही वैल्यू यहाँ पर होगी? हाँ वही होगी, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए जब हमने पढ़ा था कि एक शीट है, इसके ऊपर मान लीजिए बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, आप उन बल्ब को ऑन करोगे, ठीक है, तो जितनी रोशनी, अगर मान लो कि एल लेंथ पे जितनी रोशनी होगी उतनी ही रोशनी दूसरी साइड भी तो होगी एल लेंथ पे, ठीक है, इसीलिए ई की वैल्यू दोनों साइड दोनों सरफेस पे बराबर होगी, इसीलिए ई और यहाँ पे भी ई है। ठीक, हाँ, तो अब हमने फ्लक्स निकाल दिया, एक इंटीग्रेशन से और दूसरा गॉस लॉ से। अब ये दोनों फ्लक्स बराबर होंगे, क्योंकि भाई क्लोज्ड सरफेस से जितना फ्लक्स निकलता है किसी भी फॉर्मूले से निकालो, आंसर तो फ्लक्स तो उतना ही होना चाहिए ना, ठीक है, तो दोनों फ्लक्स बराबर कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ए तो कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक बात देखिए कि कहीं पे भी एल नहीं है, एल का तो कहीं आया ही नहीं, पूरा कहीं भी एल नहीं आया, तो इससे पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एल पे डिपेंड नहीं करता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बस आप ये समझ लीजिए कि इनफाइनाइट शीट है, तो उसके पास कितना भी दूर चले जाओ, कितना भी पास आ जाओ शीट के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो एक हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं इसको। तो याद रखिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कब मिलती है, जब हम इनफाइनाइट शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, शीट के बाहर कहीं भी आप ले लो एल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं तीसरी डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। मतलब अब हमें दिया हुआ है एक स्फेरिकल शेल, शेल जानते हो एक स्फेयर जैसा ही होता है, अंदर से खाली होता है पूरा, ठीक है, हाँ, मटेरियल सिर्फ यहाँ पे है, जहाँ पे हमने बनाया है, ये शेल हो गया, ठीक, अंदर से खाली है, तो चार्ज कहाँ होगा, चार्ज डाल रखा है सिर्फ सरफेस के ऊपर, और अब इस ये इनफाइनाइट तो है नहीं, तो इस पे कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, क्योंकि जैसे हमने पिछली दो डेरिवेशंस में देखा है, लाइन इनफाइनाइट लाइन है तो उस पर चार्ज तो इनफाइनाइट ही होगा, और इनफाइनाइट शीट थी दूसरी वाली डेरिवेशन में, तो उसमें भी चार्ज इनफाइनाइट होगा, लेकिन ये इनफाइनाइट तो है नहीं, तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो मान लेते हैं कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसका रेडियस है आर, तो ये एक शेल है जिसपे चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली फैला है, बराबर बराबर, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भी दो कंपोनेंट है, कि एक तो हो जाएगा, पहला पार्ट ले लेते हैं आउटसाइड द शेल, ठीक है, आउटसाइड द शेल के लिए निकालते हैं पहले, मतलब इस स्फेरिकल शेल के बाहर किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमें करना गॉस लॉ सही है, तो क्या करें, तो एक हमें क्लोज्ड सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। कैसा एज्यूम करें, ऐसा लेते हैं जो कि सिमेट्रिकल हो इसके अराउंड, तो वो भी एक स्फेयर हो जाएगा, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हम एक स्फेयर एज्यूम करते हैं, एक मिनट, एक स्फेयर एज्यूम कर लेते हैं यार, चलो ये हो गया, ही मान लेते हैं कि हमने एक ये स्फेयर एज्यूम कर लिया, स्फेयर। अच्छा एक बात और बताता हूं आपको कि हम जो ये भी क्लोज्ड सरफेस एज्यूम कर रहे थे ना, अभी तक हमने किया था, जैसे यहां पे हमने किया था क्लोज सरफेस एज्यूम किया था सिलेंडर, ठीक,
और यहाँ पे भी हमने सिलेंडर एज्यूम किया था, ठीक है। तो इनको गॉसियन सरफेस भी बोला जाता है, क्योंकि हम गॉस लॉ लगा रहे हैं ना इनके ऊपर, तो ये गॉसियन सरफेस भी हम बोल देते हैं इनको। तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक, ये हो गया। अब इसका रेडियस मान लेते हैं कि कुछ स्मॉल आर मान लेते हैं, और हम निकालना चाहते हैं इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे, ठीक, मान लीजिए इसी पॉइंट पे निकालना है। आउटसाइड द शेल मतलब क्या हुआ, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा तो हमारा पॉइंट जो है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो बाहर चला जाएगा, ठीक, स्फेयर के, शेल के। तो अब ठीक है, वही प्रोसीजर वही लगाना है कि सबसे पहले इस सरफेस पे, क्लोज सरफेस माना ना गॉसियन सरफेस, तो इसके ऊपर हम फ्लक्स निकालते हैं, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, तो फाई, ठीक है। फाई क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस, ठीक। अब एक चीज देखिए, ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे इस सरफेस के ऊपर सेम है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री है ना। अब आप ये समझ लीजिए जैसे कि सन है, सन से रेडिएशन निकल रहे हैं, अर्थ तक आ रहे हैं, ठीक है। अर्थ पे कुछ लाइट पड़ती है और उसकी कुछ इंटेंसिटी होती है, ठीक है। मान लीजिए कि जितना दूर अर्थ है उतना ही दूर कोई और प्लेनेट आ जाए, लेकिन कहीं और किसी और लोकेशन पे उतने ही रेडियस पे, जितने रेडियस पे अर्थ है, ठीक है। तो फिर जितनी लाइट अर्थ पे पड़ रही होगी उतनी ही लाइट तो इंटेंसिटी उस पे होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहां से, ये सूरज की तरह मान लो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे पड़ेगी, यहाँ पे इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतनी ही इंटेंसिटी यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो पूरे गॉसियन सरफेस, पूरे स्फेयर के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो हम तो इसको ब्रेक तो करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक ही सरफेस है। तो इसको लिख लेंगे हम, इंटीग्रेशन, ई की वैल्यू कांस्टेंट है ई, अच्छा पहले वो लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ई, पहले ये देख लेते हैं कि एरिया कितना है, एरिया की डायरेक्शन कहाँ है और कैसे है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मान लो, छोटा सा एरिया ds, ठीक। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होगी ना यार, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी बाहर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से भी बाहर होनी चाहिए, बाहर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, पता चल गया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 0, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ लो, तो देखते हैं इसमें ई तो चलो हमने बता दिया कि कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds ओवर द सरफेस। तो फिर पूरे इंटीग्रेशन ds क्या होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका, इस पूरे सरफेस का, गॉसियन सरफेस जो हमने माना है, इसका कितना है एरिया, सरफेस एरिया कितना है, कितना होता है स्फेयर का सरफेस एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 पाई, एक मिनट, ई भी तो है, ई इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया लेना है ना गॉसियन सरफेस का, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम फ्लक्स निकालते हैं दूसरे मेथड से, कौन सा, गॉस लॉ से। अब गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो फ्लक्स होगा वो होगा चार्ज अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना, इस सरफेस के अंदर जो हमने सरफेस माना है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज है, अरे ये तो सारा चार्ज है, सारा चार्ज है इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं है। ये एक छोटा स्फेयर है और ये बड़ा स्फेयर है, तो बड़े स्फेयर के अंदर छोटा स्फेयर, तो सारा चार्ज इसके अंदर आ गया। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये तो क्यू है, कैपिटल क्यू, और ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दोनों फ्लक्स को आप बराबर कर दो, जैसे हम अभी तक करते आए हैं,
तो क्या हो जाएगा E इंटू 4πr², ठीक है, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसको नीचे ले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, के Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, पहले लिख लो, r² ऐसे लिख लो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक बात तो ध्यान से देखो, हम पढ़ चुके थे ना 1/4π एप्सिलॉन नॉट k होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k Q अपॉन r², ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो k हम कूलम्स लॉ में पढ़ते थे, k Q1 Q2 अपॉन r², वो वाला k है ये। वो 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता था, k इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हमने k लिख लिया, तो इसको ये भी लिख लिया, ठीक है। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला वही आ गया जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये भी तो वही आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो कोई शेल है उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है बराबर बराबर यूनिफॉर्म, तो उसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही होती है जैसे मान लो कि अगर ये चार्ज पूरा का पूरा सेंटर पे पॉइंट चार्ज हो जाता, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक। अब हम देख लेते हैं दूसरा पार्ट है इसका, इनसाइड द शेल, ठीक है। इनसाइड, आउटसाइड तो देख लिया हमने, इनसाइड द शेल हो जाएगा, मतलब स्मॉल r जो है, अब हम एक क्या लेंगे, स्मॉल r जो हो जाएगा लेस देन कैपिटल R हो जाएगा। मतलब अब आपको गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, कहाँ पे, अंदर लेना पड़ेगा। चलो ले लेते हैं गॉसियन सरफेस, ये भी स्फेयर ही है जिसका रेडियस हम स्मॉल r मान लेंगे, ठीक है। अब इस पे लगाएंगे वही सेम चीज जो हमने किया, ठीक है, ठीक है। देख लेते हैं फ्लक्स, पहले इंटीग्रेशन से देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस E डॉट ds, ठीक, ये कितना हो जाएगा। चलो अभी इसको अभी इतना रहने देते हैं। अब पहले हम गॉस लॉ से देख लेते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है जो फ्लक्स होगा वो कितना होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक, ये हो गया। अच्छा ठीक है। अब हाँ, तो फ्लक्स हमारा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है इसके अंदर, कुछ भी चार्ज नहीं है, सारा चार्ज तो बाहर है, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो। तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं करेगा, तो ये फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन, तो ये दोनों फ्लक्स, ये तो इंटीग्रेशन E डॉट ds है और ये वाला फ्लक्स जीरो, तो दोनों को बराबर कर देते, तो इंटीग्रेशन E डॉट ds क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो हम सीधा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, ठीक है, E इज जीरो। तो अब याद रखिए कि ऐसी एक कोई शेल है, उसके ऊपर अगर चार्ज फैला हुआ है बराबर बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। ये आ गया हमारा जीरो, और बाहर इतनी होती है KQ/R², ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज देख लेते हैं हम कि अगर हमें इसको हम चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी होती है, सिग्मा ले लेते हैं, चलो सिग्मा ले लेते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी, और वो सिग्मा कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है। चार्ज कितना है, 400 क्यू दे रखा है, क्यू अपॉन एरिया कितना है, कितने चार्ज, कितने एरिया पे फैला हुआ है ये चार्ज, जो सरफेस एरिया होगा इस शेल का, कितना है सरफेस एरिया, 4πr², तो 4πr², कैपिटल R², ठीक है। तो आप Q की जगह, तो Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा आपका सिग्मा इंटू 4πr²। तो अब Q की जगह ये भी रख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन कोई ये फॉर्मूला वैसे ठीक है, आप सिग्मा की टर्म्स में भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, Q की जगह ये डाल दो,
चलो डाल लेंगे या डाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका के, क्यू की वैल्यू कितनी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो चलेगा। के की वैल्यू भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो वो भी रख के कर सकते हो। देखो, अगर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसको रख लेंगे, क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा हमारा, इसको रखो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो तो 4 पाई और 4 पाई तो कट गया, तो ये आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ जाएगा। आप करके देखो, के की वैल्यू डालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा आपका ये। तो आप ये भी लिख सकते हो और वो भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं एग्जाम्पल 1.13। इसमें बोल रहा है कि एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r। कहने का मतलब ये है कि पुराने काफ़ी पहले जब एटम के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, तो पहले ये माना जाता था कि एक जो भी एटम है वो एक स्फेयर की तरह है। ठीक है, एक स्फेयर है एटम, और जिसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव Ze। न्यूक्लियस, सेंटर पे न्यूक्लियस है और जिस पे चार्ज है Ze, यही बोल रहा हूँ। ठीक है, और बोल रहा है नेगेटिव चार्ज उसके आसपास घूम रहा है, उसके आसपास फैला हुआ है। यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पूरा फैला पड़ा है, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव ऐसे। ठीक है, ये लेकिन हमें तो पता है ना कि नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो घूमते रहते हैं, सर्कल में घूमते हैं। लेकिन पुराने ज़माने की बात, पहले साइंटिस्ट लोग ये सोचते थे कि ऐसा कुछ होता है, हो सकता है एटम जिसमें सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है Ze, और इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके आसपास फैले हुए हैं, पूरा यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है अच्छा, टोटल चार्ज ऑन एटम कितना होता है? 0 ही है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज टोटल होगा वो कितना होगा? वो Ze ही होगा। ठीक है, प्लस Ze यहाँ पर है और प्लस माइनस Ze फैला हुआ है, तो टोटल चार्ज 0 ही है। अच्छा ठीक है, इसने बोला है कि नेगेटिव चार्ज जो फैला है अप टू अ रेडियस ऑफ r, मतलब r रेडियस तक फैला है, ये r रेडियस है, इतना बड़ा एटम है। ठीक, अब बोल रहा है कि द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, तो ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है नेट। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, तो देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अब इसमें भी हम गॉस लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि r फ्रॉम द न्यूक्लियस, एक पहला पार्ट ले लेते हैं, आउटसाइड द एटम, मतलब हम लेते हैं यहां पे ऐसा गॉसियन सरफेस जो बाहर है। ठीक है, बाहर ले लेते हैं, चलो ये। ठीक, और इसका जो रेडियस ले लिया हमने, रेडियस ले लेते हैं r, और ये बोलना चाह रहा है कि आउटसाइड द एटम मतलब जो r है, अभी हमने किया ना, थोड़ा वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, वैसे ही करना है। जो r है हमारा वो कैपिटल R से बड़ा है। ठीक है, अब हम फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। ठीक है,
अब गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ से फ्लक्स निकालते हैं। गॉस लॉ ये बोलता है कि जो फाई है वो कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इन दोनों को, अब कितना चार्ज है इसके अंदर, कितना चार्ज है इस गॉसियन सरफेस में, कितना चार्ज है के अंदर, प्लस जेड और माइनस जेड दोनों बराबर। ये एटम न्यूट्रल है ना, बोला है उसने। न्यूट्रल का मतलब टोटल चार्ज ऑन द एटम इज जीरो, तो इसका मतलब ये टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हो गया? जीरो। तो फिर ये हो गया जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज जीरो। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो बाहर तो जीरो हो गई। अब हम निकालते हैं अंदर किसी पॉइंट पे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। इनसाइड द एटम, मतलब स्मॉल आर जो है लेस देन कैपिटल आर है। ठीक है, तो वो भी हम गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। अंदर ये बना लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस है और इसका रेडियस हम ले लेते हैं, अब दोबारा से आर ले लेते हैं, आर। ठीक है, अब इस पे लगाते हैं दोबारा से फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, क्योंकि एटम तो स्फेयर होता है ना, ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये वाला। ठीक है, और ये वाला भी, एक मिनट, ब्लू वाला भी क्या है? ये भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, दोनों स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गए। तो अब हम ब्लू वाले पे लगा रहे हैं अंदर, एटम के अंदर निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए हमको लगाना पड़ेगा फ्लक्स। फ्लक्स निकालते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो मान लो कि किसी पॉइंट पे, सपोज यहां पे, एक मिनट, एक यहां पे ले लेते हैं छोटा सा एरिया। ठीक है, डीएस। अभी डीएस का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा, क्योंकि भाई हमें पता है क्लोज्ड सरफेस का तो आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना डीएस, एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही होगी। ठीक है, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में क्या हो गया? एंगल जीरो हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, एक और चीज, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसके ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि सिमिट्री है। ठीक है, जैसे हमने पिछली डेरिवेशन में देखा, बिल्कुल वैसा ही वही रीजन दे सकते हैं हम। जैसे हमने बताया था ना, एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि सन से अर्थ की डिस्टेंस पे अगर कोई दूसरा प्लैनेट रखो कहीं और, तो उस पर भी उतनी ही लाइट पड़ेगी जितनी अर्थ पे पड़ रही है। ठीक है, तो इसके चारों ओर, इसके न्यूक्लियस के चारों ओर एक हमने ले लिया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डीएस, डीएस हो गया ओवर द क्लोज सरफेस। अब इंटीग्रेशन डीएस क्या हुआ? सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कितना है? वही पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई इंटू, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना स्फेयर का सरफेस एरिया, तो इसीलिए 4 पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा फ्लक्स। ठीक है, अब हम दूसरे गॉस लॉ से भी देख लेते हैं कि कितना फ्लक्स होगा। गॉस लॉ बोलता है कि जो भी फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब Q कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो चलो ठीक है, इसके अंदर कितना चार्ज है?
इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एक प्लस जेड ई तो है ही, ठीक है, और माइनस वाला भी है कुछ, माइनस वाला कितना है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। माइनस वाला पूरा तो नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा तो बाहर भी है, हमें तो सिर्फ अंदर वाला लेना है। माइनस वाला टोटल कितना है, प्लस जेड माइनस वाला चार्ज टोटल कितना है, जेड ही है। एटम के ऊपर प्लस जेड चार्ज भी है और माइनस जेड चार्ज भी है, टोटल इसलिए 0 है, ठीक है। प्लस जेड चार्ज तो सेंटर पे है, रखा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, और माइनस जेड चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। तो फैला हुआ है, तो हम अगर ये गॉसियन सरफेस लेते हैं ब्लू वाला, तो इसके अंदर सारा चार्ज तो आएगा नहीं ना, थोड़ा सा आएगा नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला तो सारा आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव वाला थोड़ा सा आएगा, और वो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हेल्प से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं कि रो है, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है ना, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने रो ले ली, ठीक है। तो रो क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट में कर लेते हैं, सॉरी। तो जो डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो तो दिया नहीं है, वो कितना है, देखो ये नेगेटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है इस स्फेयर के ऊपर, ठीक है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, चार्ज अपॉन जो पूरा चार्ज है अपॉन इसका वॉल्यूम, मतलब स्फेयर का वॉल्यूम, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हम इससे पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं, ये होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और चार्ज कितना दे रखा है जेड ई, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का निकाल रहे हैं, ठीक है हम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पॉइंट चार्ज है, जो फैला हुआ चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो उतना ही है जितना पॉजिटिव का है, तो हमने जेड ई ले लिया, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 4/3, अच्छा माइनस जेड ई है ये, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब ये निकल गई हमारी डेंसिटी। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकाल लेते हैं कि इस गॉसियन सरफेस में ब्लू वाले के अंदर कितना चार्ज है। तो सेम डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी जितनी बाहर होगी उतनी अंदर होगी, यूनिफॉर्म है ना, डेंसिटी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। कोई भी छोटा सा वॉल्यूम ले लो, कुछ भी वॉल्यूम ले लो, उसके अंदर डेंसिटी आपको सेम मिलेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म बोल रखा है। तो हम छोटा वाला ये गॉसियन सरफेस लेते हैं स्फेयर, उसमें डेंसिटी उसमें भी कांस्टेंट रहेगी, तो सेम डेंसिटी उसमें कितनी होगी, चार्ज तो निकालना है हमको, चार्ज क्यू ले लेते हैं, क्यू अपॉन, ठीक है, क्यू अपॉन वॉल्यूम कितना है उसका, जो ब्लू वाला गॉसियन सरफेस है उसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर छोटा वाला होगा, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये दोनों डेंसिटी बराबर है, हमें पता है कि वो तो बराबर बराबर फैला हुआ है नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा क्यू अपॉन, इन दोनों को बराबर कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो क्यू आ गया हमारा, ये कट गया, देखो 4/3 तो कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, तो अब आर क्यूब इधर चला जाएगा ऊपर, तो क्यू आ जाएगा माइनस जेड ई स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि हमने चार्ज निकाला है, कौन सा चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज फैला हुआ था किसके अंदर फैला हुआ था, ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर था नेगेटिव चार्ज जो हमने निकाला है, ठीक है। ये इसको क्यू कौन सा लिखें, क्यू टोटल लिख देते हैं, ठीक है, हाँ। तो और ये जो हमने क्यू निकाला है ये क्या है, ये तो नेगेटिव चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर। अब हम निकालते हैं क्यू टोटल। क्यू टोटल क्या हो जाएगा, क्यू टोटल क्या होगा, देखो क्यू टोटल होगा आपका, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एक तो प्लस जेड ई है, पॉइंट चार्ज पहले से ही पड़ा हुआ है, और एक नेगेटिव चार्ज जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड ई प्लस का माइनस ये वाला चार्ज,
माइनस जेड ई, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले ताकि आराम से समझ में आए। जेड ई प्लस क्यू, यही है टोटल चार्ज, और हमारा जेड ई तो प्लस है, ठीक है, और क्यू हम ये निकाल चुके हैं, ये नेगेटिव है, तो हम बोल देंगे जेड ई माइनस जेड ई स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब ये क्यू टोटल आ गया, अब हम फ्लक्स बोल सकते हैं क्या, क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू टोटल हम निकाल चुके हैं, जेड ई कॉमन ले लो इसमें से जेड ई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा कुछ, ये 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये कर देते हैं 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक, और एप्सिलॉन नॉट तो नीचे आ जाएगा, ये आ गया। हमने फ्लक्स दूसरे फॉर्मूले से भी निकाला था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस निकाला था, ई इंटू 4πr², ठीक है। तो इस ये वाला फ्लक्स और जो हम अभी निकाल लिया है ये वाला फ्लक्स, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू जेड ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको नीचे ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी जेड ई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r² और ब्रैकेट 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने निकाल दी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम, और बाहर तो जीरो निकला था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म, और क्विज 1.6 आपके लिए, आप इसे ट्राई कीजिए और इसका सॉल्यूशन हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।